डेट है आज 1 मार्च 2021। तो आज कल के और आज के करंट अफेयर पढ़ेंगे हम, यानी कि 28 फरवरी और 1 मार्च के। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे रोज की तरह। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, जो कुछ करंट अफेयर पे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेटेड। अभी एक बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट का आरंभ किया है, इनॉग्रेटेड किया है, मतलब शुरू किया है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्लोबल बायो इंडिया 2021, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईएनएस उत्कर्ष, ये न्यूज़ में था, इसके बारे में देखेंगे। नो पोस्टल बैलेट्स फॉर एनआरआई दिस टाइम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि एनआरआई को कोई पास्ट ये पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या है वोटिंग का राइट नहीं दिया जाएगा अभी। तो इसके बारे में क्या न्यूज़ है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे क्या न्यूज़ है। कर्नाटक टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट तमिलनाडु प्रोजेक्ट। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है तमिलनाडु के खिलाफ। तो ये क्या न्यूज़ है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ये न्यूज़ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विवाद से विश्वास स्कीम, ये योजना किस लिए है, इसकी जो डेडलाइन है वो अभी एक्सटेंड की है, इसलिए न्यूज़ में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, तो ये भी न्यूज़ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेटेड। अभी क्या है, ये प्लांट बनाया है, ये समझ लो एक फैक्ट्री बनाई है। किसके अंदर? नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर ही एक कंपनी बनाई है। ये कहाँ पे है? ये असम के गुवाहाटी एक जगह है, प्लेस, वहाँ पे बिरनीहट प्लेस पे है जी। गुवाहाटी शहर में बिरनीहट प्लेस है, वहाँ पे सिचुएटेड है ये नॉर्थ ईस्ट केन बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। उसी के अंदर ये प्लांट बनाया गया है, इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट। ये किसने बनाया है? ये जी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इस मंत्रालय ने बनाया है, मिनिस्ट्री ने। इस प्लांट का जो कौन सी टेक्निक पे बेस्ड होगा, जो काम करेगा, ये क्या काम करेगा? बैम्बू का जो प्रोडक्शन वगैरह, जो भी इससे क्या है प्रोडक्ट बनते हैं बैम्बू से, बैम्बू मतलब बांस, आप जानते होंगे बांस से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनको क्या है प्रमोट करेगा। ये कौन सी टेक्निक यूज करेगा? ये टेक्निक यूज करेगा वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेगनेशन टेक्निक, ये टेक्निक यूज करेगा। इस टेक्निक में क्या होता है कि मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अपरेटस होते हैं, बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड में रोटेट करते हैं, उसे रेजिन में मतलब डुबो देते हैं रेजिन में। तो ये टेक्निक इस तरह से काम करती है। बस इस टेक्निक का जाने का कोई मतलब नहीं है, बस ये टेक्निक याद रखोगे आप कि वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेगनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं इसमें, बैम्बू जो प्लांट लगाया जा रहा है। और इसे पैसा कहाँ से आएगा इस मिशन के लिए? जो ये प्लांट लगाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड जो बैम्बू प्लांट लगाया जा रहा है ये असम में, इसको फंड करेगा नेशनल बम्बू मिशन और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। एक गवर्नमेंट ने नेशनल बम्बू मिशन चलाया हुआ है, ये बम्बू जो प्रोडक्ट है उसको क्या है प्रमोट करना, और बम्बू का जो उत्पादन और प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए नेशनल बैम्बू मिशन चलाया हुआ है। तो इसी से फंडिंग आएगी इसकी। और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, जो जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है हमारा, उत्तर पूर्वी रीजन, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो ये इसे फंड करेंगे, पैसा देंगे। ये इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये किस लिए है? ताकि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके इन बम्बू इंडस्ट्री। जितनी भी बम्बू से, बांस से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हम आत्मनिर्भर बन सकें, इंडिया ये सेल्फ रिलायंट बना सकें। और क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर, मतलब इस बम्बू जो इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा हो हमारी कंट्री में। इसके लिए ये जो इनिशिएटिव है चलाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया इसे। जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उसने क्या है ये 3 बम्बू क्लस्टर बनाएगी। बम्बू क्लस्टर का मतलब है ये ही लगा लो आप, प्लांट वगैरह, फर्म वगैरह। उसमें क्या होगा, किसके कोलोब्रेशन से बनाएगी ये जो काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल है, जो जो जिसके अंदर ये इंटीग्रेटेड बम्बू जो प्लांट लगाया जा रहा है उसके कोलोब्रेशन से बनाएगी। इस क्लस्टर में 3 क्लस्टर बनाए जाएंगे जो जम्मू एंड कश्मीर बनाएगा। किसके लिए बनाए जाएंगे 3 क्लस्टर? एक तो अगरबत्ती, बास्केट्स, बास्केट आप जानते हो ना, टोकरिया, डलिया, चारकोल, ये प्रोड्यूस होंगे इसमें। ये जो 3 क्लस्टर बनाए जाएंगे, बम्बू जैसे आप अगरबत्ती देखोगे ना, अगरबत्ती के लास्ट में एक वुड लगी होती है, लकड़ी लगी होती है, वो बम्बू की होती है जी, बम्बू बांस की। तो जिस इसके कारण क्या है अगरबत्ती का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकेगा। अभी क्या है, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है जी हमारा, 1927 का। तो जो होम ग्रोन बम्बू है उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है फ्रॉम द प्रिव्यू ऑफ 100 years ओल्ड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। मतलब कि पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश का राज हुआ करता था 1927 में, तो ये एक्ट तब बनाया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इसमें क्या है,
जो बम्बू है उसको ट्री माना जाता था, ट्री, ट्री मतलब पेड़ माना जाता था बम्बू को। लेकिन साइंटिफिकली बम्बू एक ग्रास है, घास है जी, घास, ग्रास, बम्बू पेड़ नहीं है। लेकिन इस एक्ट के थ्रू जो अंग्रेजों ने बनाया था, इसे ट्री माना जाता था। और अगर इसे ट्री माना जा रहा है पेड़, तो क्या है, वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं जंगलों से इसे काट नहीं सकते थे, मतलब फॉरेस्ट एरिया से दे कैन नॉट कट द ट्री, बम्बू ट्री, वो बम्बू ट्री को काट नहीं सकते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या है 2017 में इसमें लगभग अमेंडमेंट किया इस एक्ट में, 1927 के एक्ट में क्या है अमेंडमेंट किया, एक संशोधन किया जिससे बम्बू को ट्री की डेफिनेशन से हटा दिया। और साइंटिफिकली भी ये ट्री नहीं है, तो ट्री की डेफिनेशन से हटा के इसे ग्रास कर दिया, मतलब घास बना दी। अब ये घास की कैटेगरी में आता है। तो क्या है, जो शेड्यूल ट्राइब वगैरह ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, वो क्या है इस बम्बू को काट सकते हैं अब, तो उन्हें कोई सज़ा नहीं होगी, पनिशमेंट नहीं होगी। तो ये जो 100 ईयर्स ओल्ड हमारा एक्ट है लगभग, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, उससे भी इसे छूट मिली हुई है बम्बू को, होम ग्रोन बम्बू को। और कोविड 19 के वजह से जी, कोविड 19 की वजह से क्या हुआ था, जो बाहर से हम अगरबत्ती वगैरह इंपोर्ट करते थे ना, बाहर से आयात करते थे अगरबत्ती, उन पे 35% तक ड्यूटी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, ताकि क्यों, कि बाहर से क्या है इंपोर्ट कम हो जाए। जैसे जब टैक्स बढ़ा देंगे तो क्या है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा ना अगरबत्ती का, तो प्राइस बढ़ जाएगा तो उसे खरीदेगा कौन, कोई नहीं खरीदेगा। जब खरीदेगा नहीं तो इसको इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए ताकि जो होम ग्रोन अगरबत्ती है, मतलब हमारी डोमेस्टिक घरेलू जो कंट्री में उगाई जाती है, मतलब बनाई जाती है जो अगरबत्ती, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़े और उसका प्राइस कम रहे, इसलिए ये ड्यूटी वगैरह लगाई जाती हैं। इससे यही लिखा है अगले पॉइंट में, दिस विल डिस्करेज इम्पोर्ट ऑफ बम्बू, बम्बू का जो इम्पोर्ट होता है उसको डिस्करेज करेगा, ताकि मेड अगरबत्तीज एंड इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक जो हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होता है उसको इनकरेज करेगा। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जी। नेक्स्ट है हमारी ग्लोबल बायो इंडिया 2021। ये एक समिट है जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हुआ है इस बार, ये सेकंड एडिशन हुआ है ग्लोबल बायो इंडिया का। ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज होगा, 1 मार्च से लेकर 3 मार्च 2021 तक, मतलब आज से लेकर 3 मार्च तक ये चलेगा, ये एक ग्लोबल बायो इंडिया। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की जितनी भी स्ट्रेंथ है हमारे पास, क्या क्या टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी में, क्या 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 है हमारे पास, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चांसेस हैं, मौकेज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे इंडिया शो करेगा इस ग्लोबल बायो समिट में। जो ये होगा ग्लोबल बायो इंडिया समिट, इसमें शो करेगा। ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किसके साथ मिलके, एक पीएसयू के साथ मिलके, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये मतलब गवर्नमेंट कंपनी समझ लो जी आप एक तरह से। ये पीएसयू कौन सी है, ब्राक के साथ मिलके, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च असिस्टेंस एंड काउंसिल, इसके साथ मिलके क्या है, ब्राक के साथ मिलके ये करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, दोनों डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्राक, और एक ऑर्गेनाइजेशन होगी कौन सी, इन्वेस्ट इंडिया, इन तीन के साथ मिलके इसको क्या है शोकेस किया जाएगा ग्लोबल बायो इंडिया समिट को। इसमें होगा क्या, देखो जी पहले आप ये समझो इन्वेस्ट इंडिया क्या है। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, ये 2009 में बनाया गया था इन्वेस्ट इंडिया को, किस लिए, ताकि हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रमोशन किया जा सके, जितना भी निवेश वगैरह होता है इंडस्ट्रीज में उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बनाया गया था इन्वेस्ट इंडिया। ये कौन से डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया करता है जी किसके अंदर काम, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसके अंदर काम करता है। और ये डिपार्टमेंट आपको पता होगा मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट में से ये एक है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये इन्वेस्ट इंडिया उसके अंदर काम करता है। अब जो ग्लोबल बायो इंडिया जो चलाया जा रहा है ये इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है जी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, और इसकी टैगलाइन क्या है, टैगलाइन है बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमिक, ये इसकी टैगलाइन है। इसमें क्या है 50 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन होगा जी, 50 कंट्रीज से, लगभग 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और स्विट्जरलैंड पार्टनर कंट्री होगा, ये याद रखना है, ग्लोबल बायो इंडिया में स्विट्जरलैंड पार्टनर कंट्री होगा। और स्टेट कौन सा होगा पार्टनर स्टेट इंडिया का, वो कर्नाटक होगा इसमें। मतलब इसमें यही है बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जितने भी कंट्री से पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जैसे आपने देखा होगा कभी ट्रेड फेयर लगता है जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर,
ये न्यू दिल्ली में लगता है जी, न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान पे सुप्रीम कोर्ट के पास, आपने कभी देखा हो तो। उसमें क्या है, उसमें भी दिखाते हैं, उसमें मतलब स्टेट की कंट्रीज़ के बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके प्रोडक्ट वगैरह को बेचते हैं ना। ऐसे ही इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनको शोकेस किया जाएगा इस एग्जीबिशन में, एक तरह से फेयर मान लो जी, मेले मेले टाइप का। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ना, ग्लोबल बायो इंडिया 2019, वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, लेकिन अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है कोरोना की वजह से जी, ऑनलाइन ही शोकेस होगा सब कुछ इसमें। तो इतना ही था इसके बारे में, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये INS उत्कर्ष या उत्कर्ष, ये क्या है, ये जी एक नवल बेस है, नवल इंडियन नवल एयर स्टेशन है ये देखो जी स्टेशन है, जहाँ पे क्या है, इंडियन नेवी वगैरह के जो शिप होते हैं, जहाज वगैरह होते हैं जी, वो यहाँ पे रुकेंगे, उसके लिए जैसे बस स्टॉप होता है उसी तरह से। ये INS उत्कर्ष क्या है, इंडियन नवल एयर स्टेशन है, किसके अंडर काम करता है ये, जॉइंट सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, जो इंडियन आर्म फोर्स की जी, जैसे इंडियन नेवी होगी, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, इनकी जॉइंट जो सर्विस होगी, मतलब जॉइंटली क्या है, ये इसको कंट्रोल करते हैं। जो अंडमान निकोबार कमांड है, अंडमान निकोबार जो महाद्वीप आइलैंड है हमारा, उसकी जो कमांड है इंडियन आर्म फोर्स की, उसके अंडर ये वर्क करता है ये स्टेशन। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है वहीं पे लोकेटेड है, पोर्ट ब्लेयर के पास, वहाँ पे एक इंडियन नवल बेस है, कौन सा, INS जारवा, वहाँ पे लोकेटेड है ये स्टेशन। ये क्या है, इंडिया का मतलब इंडियन नेवी का फर्स्ट नवल एयर स्टेशन है अंडमान निकोबार में आइलैंड में, फर्स्ट एयर नवल एयर मतलब फर्स्ट नवल एयर स्टेशन है, ये याद रखना आपको। तो इतना ही था इसके बारे में, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है जी, नो पोस्टल बैलेट्स फॉर NRI दिस टाइम। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, पहले प्रपोजल रखा था कि जो NRIs हैं, NRI क्या होते हैं, पहले NRI समझो आप, NRI होते हैं जी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो कौन से होते हैं, जो इंडिया में नहीं रहते लेकिन इंडिया के सिटीजन होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल इंडिया के सिटीजन होते हैं, इंडिया के ही नागरिक होते हैं ये सिटीजन, लेकिन इंडिया में नहीं रहते कितने दिन तक, जो एटलीस्ट कम से कम 183 डेज से ज़्यादा बाहर रहे, मतलब कम से कम 183 डेज़ के लिए इंडिया से बाहर रहे, फॉरेन कंट्री में, विदेश में, या उससे ज़्यादा रहे, तो उसे NRI डिक्लेयर कर दिया जाता है। किस लिए बाहर रहता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम कर रहा हो, वर्क कर रहा हो विदेश में, या फिर स्टडी के लिए, या जॉब कर रहा हो, या कुछ भी बिजनेस कर रहा हो, तो उसको NRI डिक्लेयर करते हैं। इन्हें वोटिंग का राइट दिया गया जी, पहले इनका वोटिंग का राइट नहीं था, ये वोट नहीं कर सकते थे जब इलेक्शन होता था, लेकिन ये वोट कर सकते हैं। 2011 में इन्हें वोटिंग का राइट दिया गया, RPA एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, ये सारी डिटेल पढ़ेंगे, पहले अब न्यूज़ क्या है ये देखते हैं। क्या है, जो पोस्टल बैलेट के जरिए कहा जा रहा था कि अभी क्या है, NRI को क्या है, वोट आके करना पड़ता है, जैसे यहाँ इलेक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे आएगा जब वोट करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था, प्रपोजल रखा था कि इन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कर सकें, ताकि जैसे मतलब पोस्ट कर सकें, अपना वोट देके इलेक्ट्रॉनिकली पोस्ट कर सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो अभी असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, वेस्ट बंगाल असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं ना, इनमें क्या है, पोस्टल बैलेट के जरिए ये फैसिलिटी देने से इनकार कर दिया है, NRI को रिफ्यूज़ कर दिया है अभी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27 नवंबर 2020 को लॉ मिनिस्ट्री को ये प्रपोजल रखा था कि पोस्टल बैलेट के जरिए NRI को वोटिंग का राइट दिया जाए। और ये जो लॉ मिनिस्ट्री ने क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास भी भेज दिया था ये प्रपोजल, तो अभी डिसीजन लेना बाकी था, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया अभी के लिए। तो ये होता क्या है जी, इस पोस्टल बैलेट के जरिए कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग, इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये जो सिस्टम है जी, इसमें क्या है, एक पोस्टल बैलेट भेज दिया जाता है वोटर को इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जी इंटरनेट के जरिए, जैसे आप इंटरनेट से कोई फॉर्म वगैरह डाउनलोड करते हो ना, ऐसे कभी आपने वोट की हो तो क्या होता है, अभी जैसे जो EVM से वोट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो, उससे उस पर आप बटन दबाते हो, मान लो आपको कांग्रेस की देनी है, BJP की देनी है, या किसी और पार्टी की देनी है, तो आप उसके सामने का यहाँ पे कांग्रेस का सिंबल होगा, उस पर बटन दबा दोगे। और बैलेट पेपर क्या होते हैं, एक पेपर होता है जी, उस पर सिंबल बने होते हैं सबके, कांग्रेस, BJP, सपा या BSP, या फिर कोई तेलुगु देशम पार्टी, कोई सी पार्टी हो गई जी, उस पर क्या सिंबल बने थे, उसके सामने क्या है, एक स्टंप लगा दी जाती है, और वो उस मान लो उस पार्टी को वोट चली गई। तो इसके जरिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली ऐसी स्लिप भेजी जाएगी इंटरनेट के जरिए, जो वोटर है NRI है जो डाउनलोड करेगा, और फिर अपने वोटर क्या है, इस पर अपनी वोट लगा के
किसको देनी है, वो फिर रिटर्न कर देगा रिटर्निंग ऑफिसर को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब जिस एरिया में वो रहता है इंडिया में, जहाँ पे घर है, जहाँ पे वोट डाल सकता है, अब उसके रिटर्निंग ऑफिसर को दे देगा। ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या होते हैं जी, ये रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जी, मान लो जब इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होता है ना, इलेक्शन नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी करता है जी प्रेसिडेंट। जैसे मान लो लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा का, तो इलेक्शन नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा, प्रेसिडेंट करेगा जी। और शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल कौन जारी करता है, इलेक्शन शेड्यूल ये करता है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये याद रखना आपको, इलेक्शन शेड्यूल कौन जारी करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मतलब इसका मतलब है कि अब से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, कैंडिडेट अपने फॉर्म डाल सकते हैं जिसे इलेक्शन लड़ना है, तो उसे प्रेसिडेंट जारी करता है, लोकसभा का इलेक्शन हो। और अगर उसका हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो भी नोटिफिकेशन जो होता है, मतलब जो ये होता है शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जारी करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तो जो कराता है, स्टेट असेंबली के हो इलेक्शन या फिर आपके लोकसभा के इलेक्शन हो, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। तो ये बात तो आपने जान ली, लेकिन ये हम पढ़ रहे थे क्या, रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है। तो जब क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्शन शेड्यूल मतलब इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी करता है ना, प्रेसिडेंट इलेक्शन नोटिफिकेशन, उसके बाद क्या है, रिटर्निंग ऑफिसर का जो ऑफिस है वो एग्जिस्टेंस में आता है। जो भी मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्या है, डीएम है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे कलेक्टर होता है जी, या फिर एसडीएम है, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो क्या है ऑटोमेटिकली ये क्या है रिटर्निंग ऑफिसर बन जाते हैं। अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो डीएम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर इसका इलेक्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, स्टेट के एमएलए के इलेक्शन है, तो क्या है एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर अपने आप बन जाता है ऑटोमेटिकली। और ये किसके अंदर काम करते हैं, ये फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आ जाते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्हें डायरेक्शन देता है। और कब तक रहते हैं जी ये एग्जिस्टेंस में इनका ऑफिस, तब तक रिजल्ट ना डिक्लेयर हो जाए, रिजल्ट तक रहते हैं जी, इलेक्शन का रिजल्ट की बात हो रही है। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर को क्या है, एनआरआई अपनी वोट डाल के अपने रिटर्निंग ऑफिसर को दे देगा जी, जो भी वहाँ पे होगा उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और ये जो पोस्टल बैलेट पेपर है, जिस दिन काउंटिंग होगी वोटिंग की, उसके 8 बजे तक देना है, 8 बजे तक, क्योंकि 8 बजे फिर वोटिंग की जो काउंटिंग शुरू हो जाती है। और फिर काउंटिंग जो होती है 8 बजे से, इनसे ही काउंटिंग शुरू करते हैं, जो पोस्टल बैलेट होते हैं इनसे ही काउंटिंग शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, एक चीज़ है जी इंपॉर्टेंट, अगर मान लो पोस्टल बैलेट के जरिए एनआरआई को हमें फैसिलिटी देनी है कि पोस्टल बैलेट के जरिए बिना यहाँ मतलब इंडिया में आए हुए अपनी वोट डाल सकें, तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा क्या, उसका जवाब है बिल्कुल नो। मतलब नो जवाब है कि नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्या है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है, रूल बनाए हुए जी नियम 1961 के, उसे सिर्फ गवर्नमेंट क्या है उसमें क्या है अमेंड कर देगी, संशोधन कर देगी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है जी उसमें। पार्लियामेंट और गवर्नमेंट तो जानते हो ना आप, गवर्नमेंट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, इसको गवर्नमेंट बोलते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव है जो। और पार्लियामेंट आप जानते हो, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट में आते हैं जी। तो जैसे कोई कानून वगैरह बनता है, एक्ट लॉ वगैरह आता है, तो इन तीनों की परमिशन के बाद ही बनता है ना कोई लॉ। तो इसमें क्या है, रूल्स में सिर्फ क्या है गवर्नमेंट की ज़रूरत है जी, गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर देगी बस, इस क्योंकि रूल है ये, कोई एक्ट वगैरह नहीं है, रूल बनाए हुए हैं। तो ये याद रखना है। अब व्हाट इज़ द करंट प्रोसेस ऑफ वोटिंग फॉर इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, जो विदेश में रहते हैं जी, लोग विदेश में सिटीजन रहते हैं एनआरआई, उसकी अभी प्रोसेस क्या है, देखो जी। इसके लिए क्या है, 2011 में एनआरआई को वोटिंग का सिस्टम दिया जी, उससे पहले वोटिंग का सिस्टम नहीं था। और किस में अमेंडमेंट किया, आरपीए एक्ट में अमेंडमेंट किया जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के एक्ट में अमेंडमेंट करके उन्हें वोटिंग राइट दिया गया। तो एनआरआई क्या है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कर सकता है जहाँ पे वो रहता है, पोस्ट उसके पास, लेकिन पासपोर्ट होना चाहिए जब वो वोट करेगा, मेंशन करेगा। और क्या है, मान लो वो वोट करेगा जब, तो यहाँ आके ही वोट कर सकता है, सी कैन ओनली वोट इन पर्सन, मतलब आके ही वोट कर सकता है। विल हैव टू प्रोड्यूस हर पासपोर्ट इन ओरिजिनल एट द पोलिंग स्टेशन, उसे जब भी वोट करेगा पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा अपना एनआरआई का, तो तभी वो वोट कर सकेगा। तो अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है एनआरआई की, कितने वोटर रहते हैं जी इंडिया से बाहर, जो इंडिया के सिटीजन है कितने एनआरआई रहते हैं, ये यूएन की एक रिपोर्ट है जी, 2015 की एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की, उसके अनुसार क्या है, इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं विदेशों में, कितने 16 मिलियन पीपल रहते हैं जी, कम से कम 1 मिलियन में 1 लाख होता है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें।
कर्नाटक टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट तमिलनाडु प्रोजेक्ट। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के अगेंस्ट खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया है। किस वजह से? ये इस वजह से जी, मतलब जो क्या है, तमिलनाडु क्या है, कावेरी, वेलारू, वैगई, गुंडार रिवर, ये रिवर है जी चारों, इनको एक लिंकिंग प्रोजेक्ट को क्या है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो इनका सरप्लस वाटर है, जो अधिक वाटर है, उनको तमिलनाडु यूज कर रहा है। अब कर्नाटक को प्रॉब्लम है, कर्नाटक चाहता है वो यूज करें, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जी चला गया कर्नाटक। अब क्या पूरा इशू है, पूरा इशू जानेंगे जी। पहले आप ये देखो, ये कावेरी रिवर आप जानते हो, ये यहाँ से फ्लो कर रही है कर्नाटक से तमिलनाडु में आके, ये बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है। तो इसी की जो ट्राइब्यूटरी हैं, जो बाकी की दिखाई दे रही है ना आपको, ये वेलारू, वैगई, गुंडार, ये रिवर हैं जो इसी की ट्राइब्यूटरी हैं कावेरी रिवर की। तो ये क्या है, 262 किलोमीटर का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। मतलब जो 4 रिवर हैं इनको लिंक करेंगे आपस में, और जो 6300 क्यूबिक फिट वाटर है, सरप्लस वाटर, वो क्या है, इसकी वजह से फ्लड ना आए, फ्लड के टाइम में क्या है, ज़्यादा पानी जब बढ़ जाता है, बाढ़ ना आए, उसकी वजह से क्या है, जो ये पानी है इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, डाइवर्ट, और ग्राउंड वाटर लेवल के लिए रिचार्ज कर सके, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किया जा सके, उसके लिए यूज करता है सदर्न डिस्ट्रिक्ट में ये कर्नाटक, ताकि वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन अभी इशू क्या है, तमिलनाडु ट्राई कर रहा है जी, जो सरप्लस वाटर है 45 TMCFT, ये पानी को मापने की वो एक इकाई है जी, यूनिट है। इतने वाटर को तमिलनाडु क्या है, यूज कर रहा है। इसकी वजह से क्या है, कर्नाटक गवर्नमेंट कह रही है कि अगर मान लो आपको इंटर स्टेट कोई रिवर है जी, उसका पानी यूज करना है, तो उसे क्या है ना, प्रोजेक्ट को इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है एक, उसके थ्रू क्या है, गवर्न किया जाता है जी। अगर एक रिवर 2 स्टेट से फ्लो कर रही है, मतलब एक जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु से फ्लो कर रही है ना कावेरी रिवर, तो क्या है, उसे डिसाइड करेगा, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। तो उस पर क्या है, ट्राइब्यूनल ही क्या है, डिसाइड कर सकती है, ट्राइब्यूनल। इस एक्ट के जरिए क्या है जी, ट्राइब्यूनल सेटअप की जाती है, वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। मतलब वो क्या है, वाटर से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं, विवाद हैं, उन पे डिसीजन देती है ट्राइब्यूनल। एक ट्राइब्यूनल क्या होती है जी, क्वासी जुडिशियल कोर्ट मान लो जी आप, क्वासी जुडिशियल कोर्ट, मतलब सिविल कोर्ट की तरह वो डिसीजन देती है। इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कोर्ट में केस ना जाए, कोर्ट का जो बर्डन ऑलरेडी है जी, बहुत सारे लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो अगर ये भी केस जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा ना कोर्ट पे। कोर्ट के बर्डन को हटाने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया 1956 में। कौन सा एक्ट? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का एक्ट बनाया था जी, ताकि वाटर जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो ट्राई करेगी कि वाटर डिस्प्यूट को क्या है, नेगोशिएशन के जरिए सॉल्व किया जा सके। अगर नेगोशिएशन का मतलब है समझौता, एक दूसरे में बातचीत करके जो डिस्प्यूट है, विवाद है, वाटर डिस्प्यूट है, उसको सुलझाया जा सके। अगर वाटर डिस्प्यूट नेगोशिएशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता, अगर वाटर डिस्प्यूट कैन नॉट बी सेटल्ड बाई नेगोशिएशन, तो क्या है, वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि जो वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, पानी की वजह से विवाद हो रहा है 2 स्टेट के बीच में, उसको क्या है, रिजॉल्व किया जा सके, सुलझाया जा सके। इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, 1956 का एक्ट है, इसमें संशोधन किया गया 2002 में, 2002 में अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या है, जो सरकारिया कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिशें, तो उनको इंक्लूड किया गया, सम्मिलित किया गया इस एक्ट में। ये अमेंडमेंट क्या है, ये मैंडेट करता है, जो अमेंडमेंट किया गया था सरकारिया कमीशन के अनुसार, ये अमेंडमेंट क्या है, 1 साल के अंदर अंदर, जैसे ही वाटर डिस्प्यूट हुआ जी, जैसे मान लो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, वाटर से रिलेटेड कोई विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, तो वो 1 साल के अंदर अंदर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल क्या है, बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और 3 साल के अंदर अंदर ये वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है वो अपना डिसीजन देगा। ये मैंडेटरी है इस अमेंडमेंट के अनुसार, जो 2002 में किया गया था। पहले क्या होता था, सालों तक, 10 सालों तक, 20 सालों तक वाटर डिस्प्यूट का जो है, डिस्प्यूट चलता रहता था, स्टेट के बीच में चलता ही रहता था केस। तो ये करने के लिए क्या है, प्रोसेस को जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया। अब इसमें जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो जी, स्टेट लिस्ट है, जो हमारी स्टेट लिस्ट है, जिसमें क्या है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। उसकी एंट्री नंबर 7 में, मतलब 17 में, एंट्री जो 17 है स्टेट लिस्ट में, उसमें क्या दिया गया है कि वाटर से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे वाटर से रिलेटेड क्या, वाटर सप्लाई हो गया जी,
इरिगेशन हो गया, इरिगेशन मतलब सिंचाई, खेतों में पानी लगाते हैं जो, कैनाल हो गई नहर, या ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या इम्बैकमेंट्स, इम्बैकमेंट्स मान लो जी ब्रेकर वगैरह लगा देते हैं ना पानी को रोकने के लिए, ब्रेकर, मैंड वगैरह, बांध, वाटर स्टोरेज और वाटर पावर, इनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं ये, इनसे रिलेटेड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य की सरकार है वो लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। और यूनियन लिस्ट में जी एंट्री नंबर 56 में वो यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है लॉ बनाने के लिए। किसके लिए? अगर कोई इंटर स्टेट रिवर है या रिवर वैली है, अगर कोई रिवर है जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्लो कर रही है, या कोई रिवर वैली है, नदी की कोई घाटी है, उससे रिलेटेड क्या है, पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आर्टिकल 262 है जी, 262 नंबर का आर्टिकल है, अनुच्छेद 262। इसमें क्या दिया गया है, अगर कोई वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट हो रहा है तो पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है, ये एक्ट पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो क्या है, कोई भी लॉ के जरिए क्या है, कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक कोई भी लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, ताकि इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली है उसको क्या है, इससे रिलेटेड जितना भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके। इसके क्लाउज 2 में क्या कहता है, पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रोवाइड दैट नाइदर सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट सेल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, मतलब कि ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही अदर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट हुआ, वो अपना जुरिस्डिक्शन क्या है, अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगा जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट वगैरह होते हैं इनके रिगार्डिंग। तो ये क्लाउज 2 में दिया गया है आर्टिकल 262 में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क क्या है जी ये इसमें क्या है जी, इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन को जानते हो ना, महंगाई, महंगाई मुद्रास्फीति, महंगाई बोलते हैं जी हिंदी में। इसमें क्या है, इन्फ्लेशन को टारगेट को फ्लेक्सिबल रखने के लिए ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, फ्रेमवर्क। जैसे मान लो जी इन्फ्लेशन क्या है कि फिक्स ना रखो आप, जैसे 4% टारगेट रख दिया गवर्नमेंट ने कि इस साल में, इस साल के फाइनेंशियल ईयर तक 4% तक इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव करना है, तो ये फिक्स हो गया। और फ्लेक्सिबल में क्या हो गया, फ्लेक्सिबल में मान लो 4% कर दिया, लेकिन +2 या -2 भी हो सकता है, मान लो 2 से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन रह सकती है, ये टारगेट हो गया फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबल टारगेट कब अडॉप्ट किया इंडिया ने, ये इंडिया ने अडॉप्ट किया जी, एक एक्ट है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट के थ्रू इसमें अमेंडमेंट किया गया 2016 में, 2016 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया है इस एक्ट में पार्लियामेंट ने। तो इसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया इंडिया ने। अब इसमें जी इन्फ्लेशन जो टारगेट है कौन निर्धारित करता है, कौन सेट करता है, इसे सेट करता है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है पीसीएस के प्रोग्राम, मतलब पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस में भी ये पूछा जा सकता है जी कि इन्फ्लेशन का टारगेट कौन सेट करता है। उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है, किसके साथ कंसल्टेशन करके, आरबीआई के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करती है जी, सहमति, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सेट करती है टारगेट को। और इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको, इम्प्लीमेंट तो आरबीआई करेगा ना, उसी का काम है ना इन्फ्लेशन को, क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना किसका काम है, आरबीआई का, आरबीआई करेगा मॉनेटरी पॉलिसी अपना के कुछ भी करके। और जो करंट इन्फ्लेशन टारगेट क्या है जी गवर्नमेंट का, करंट इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेट क्या है जी, 4% तक रखना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधारित। मतलब कि जो इन्फ्लेशन टारगेट रखा जाता है ना, वो ये याद रखना है किसके बेसिस पे रखा जाता है, सीपीआई के बेस पे रखा जाता है इंडिया में। आपको पता होगा इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए 2 मेजर इंडेक्स हैं, एक तो सीपीआई और एक डब्ल्यूपीआई, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो इन्फ्लेशन का टारगेट इंडिया में सेट किया जाता है किसके बेस पे, सीपीआई के बेस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे, ये याद रखना आपको। चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, विवाद से विश्वास स्कीम। ये एक योजना है जी, एक एक्ट बनाया, तो इसकी डेडलाइन है जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंक्रीज कर दिया डेडलाइन को, मार्च 31 और अप्रैल 30 तक इसे एक्सटेंड कर दिया विवाद से विश्वास स्कीम का। ये किस लिए, ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है ना उनको रिजॉल्व करने के लिए। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है जी, जैसे मान लो इनकम टैक्स भरना है लोगों को, और बहुत से लोगों ने क्या है इनकम टैक्स भरा नहीं, तो उन पर केस दर्ज हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस दर्ज कर दिया, और ऐसे लाखों केस चल रहे थे, 5 लाख से ज़्यादा केस। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, भाई इनको ना ये केस चलेंगे और पेंडिंग रहेंगे ये केस, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम चलाई गई।
एक एक्ट बनाया गया 2020 में। तो इसको क्या, इसके जरिए एक स्कीम चलाई गई ताकि इन केसेस को, जो पेंडिंग केस है, इनको निपटाया जा सके। और लोगों से कहा भाई साहब अपना इनकम टैक्स भर दो, इतनी आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी भी नहीं लगेगी, अपने इनकम टैक्स भरो इतनी तारीख तक। एक डेट फिक्स कर दी, मान लो 30 मार्च तक। तो अगर आप इनकम टैक्स भर देते हो, आप पे कोई केस नहीं चलेगा, आप भर दीजिए टैक्स। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए केस, मतलब ये एक्ट चलाया बनाया, और जिसके थ्रू एक स्कीम चलाई। ये स्कीम यही है, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट बनाया गया 2020 में, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था टू रिड्यूस पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन। जितने भी इनकम टैक्स से रिगार्डिंग क्या है केस थे जो वो पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको सॉल्व कर सकें। इस स्कीम का टारगेट यही था कि जो लगभग 9.32 लाख करोड़ रुपए का जो इनकम टैक्स था डायरेक्ट टैक्सेस, उसको रिजॉल्व किया जा सके, यही इसका टारगेट था। तो इससे क्या है, जो टैक्स देंगी अथॉरिटीज़, अगर मान लो मतलब जो भी क्या है, मान लो कोई पर्सन टैक्स दे देगा, उसके रिगार्डिंग जो भी केस हैं वो क्लोज्ड कर दिए जाएंगे बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए। इसके सिग्निफिकेंस क्या जी, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है स्कीम के योजना के, सिग्निफिकेंस यही है ना, पेंडिंग के केस घट जाएंगे, और जो लोग इनकम टैक्स हैं भर रहे हैं उन्हें पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो इससे यही है। इससे पहले भी क्या कोई ऐसी स्कीम चलाई गई थी योजना? हाँ जी चलाई गई थी। कौन सी? एक तो जी कर विवाद समाधान स्कीम चलाई गई थी 1998 में, ताकि लोग अपना डायरेक्ट टैक्स भर सकें। एक चलाई गई थी डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2016 में, लेकिन इन्होंने क्या है, इनका कोई रिजल्ट काफ़ी देखने को मिला नहीं, डिड नॉट यील्ड मच रिजल्ट, इन्होंने कहा कोई परिणाम देखने को मिला नहीं। लेकिन जो ये स्कीम चलाई गई है, इससे जी फरवरी के महीने में ही गवर्नमेंट ने 97,000 करोड़ रुपए तक का टैक्स ले लिया है लोगों से, और लगभग जो 5 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग थे उसमें उनमें से लगभग 125,000 लोगों का जो केस है वो पेंडिंग पड़ा था, वो रिजॉल्व हो गया इसके जरिए, इस स्कीम के जरिए। मतलब इतने लोगों ने अपना टैक्स भर दिया, उनसे केस हटा लिया गया। तो लगभग 24.5% तक जो टोटल नंबर ऑफ सच केसेस थे वो पेंडिंग थे, वो रिजॉल्व कर लिए गए इसके जरिए। तो इसमें यही था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। ये अभी न्यूज़ में है जी। क्यों? ये क्या है, ये एक जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, ये इंडिया में कॉन्फ्रेंस कराई जाती है जी जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। इसमें क्या होता है, इसे जी मेनली कौन कौन कन्वीन कराता है, मतलब कराता कौन है, कंडक्ट इसे एशिया इकोनॉमिक डायलॉग को इसे कराता है जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, किसके साथ मिलके, पुणे इंटरनेशनल सेंटर के साथ मिलके। ये इसका 5th एडिशन हो रहा है इसका एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का। इसका जो 2nd एडिशन हुआ था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये पीआईसी ने किया था, पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने ऑर्गेनाइज किया था। इस साल की थीम क्या है? थीम है जी पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनेमिक्स, ये इसकी थीम है। अब इसका मतलब टारगेट क्या है जी जियो इकोनॉमिक्स का कॉन्फ्रेंस का, इसका मतलब यही है जी, इसे फोकस करना होता है ट्रेड वे और फाइनेंस डायनेमिक्स इन एशिया इन इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड। मतलब एशिया में अपनी ट्रेड को बढ़ाना, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, और जो फाइनेंस डायनेमिक्स हैं उनको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ये इसका टारगेट है एशिया में और अपने नेबरहुड, मतलब नेबर कंट्रीज़ में, एशिया के नेबर कंट्रीज़ हैं जो उनमें। तो ये इसका टारगेट है। तो आज के टॉपिक तो इतने थे जी। अब हम क्वेश्चन करेंगे इन पे बेस्ड। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, महामृत्युंजय टेम्पल के बारे में हमने एक लेक्चर लिया था जी, 3 से 4 मिनट का भी नहीं था, लगभग 2.5 मिनट का था। तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था हमने। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महामृत्युंजय टेम्पल पे किसने विजिट किया था? इंडिया के होम मिनिस्टर ने विजिट किया था। 2 प्लेस पे किया था, हमने पढ़ा था उसमें, महामृत्युंजय टेम्पल पे और बोरोदुआ पिलग्रिमेज का मतलब है जी तीर्थ स्थान। ये बोरोदुआ पिलग्रिमेज है, वो एक महापुरुष श्रीमंत है जी, उन्होंने, उनके बर्थ प्लेस है ये, उनका जन्म हुआ था यहाँ पे बोरोदुआ पे, ये बोरोदुआ पे BORODUA यहाँ पे, इसलिए फेमस है। जो श्रीमंत साहब है जी, महापुरुष श्रीमंत, इन्होंने, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव पूरा नाम है जी इनका, शंकरदेव, इन्होंने क्या है वैष्णव ट्रेडिशन को यहाँ पे स्प्रेड किया था। मतलब भगवान विष्णु की पूजा करना वैष्णव ट्रेडिशन है जी, तो इसको स्प्रेड किया था यहाँ पे। तो वो ये बताना आपको, ये टेम्पल है कौन से प्लेस पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या कर्नाटक? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, असम में है जी ये, बोरोदुआ पिलग्रिमेज भी और महामृत्युंजय टेम्पल भी। तो इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे, सी आंसर हो जाएगा जी। विच इज़ द न्यू स्टेटस अकॉर्डिंग टू द काराकल स्पेसीज बाई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ?
अभी जो ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इसके बारे में जी हमने सैटरडे को बहुत अच्छे से कवर किया था, या संडे को एक लेक्चर लिया जी इस पे, काराकल पे स्पेशली। तो ये बताना आपको कि ये अभी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने किस कैटेगरी में डाला है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, एक्सटिंक्ट में, वनरेबल में, या एंडेंजर्ड में, बताओ जी। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में डाला है जी इसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने मिलके। पहले ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, IUCN के लिस्ट में किस कैटेगरी में है ये, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में। लीस्ट कंसर्न मतलब इसे बहुत ही कम खतरा है, इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, अफ्रीका वगैरह में बहुत पाया जाता है, इंडिया में गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। कैराकल के बारे में हमने एक लेक्चर लिया हुआ है, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो। इस साल के अगर प्रीलिम देने जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी टॉपिक। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है करेक्ट स्टेटमेंट। पहली बोल रही है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ट्रैक्स कंट्रीज एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इज पब्लिश्ड बाय यूनेप एनुअली। ये बताना जी, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये क्या है, कंट्रीज़ ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या क्या स्टेप लिए, क्या क्या एफर्ट किए, क्या क्या प्रयास किए अपनी कंट्री में, ये देखता है क्या ये इंडेक्स। और ये से पब्लिश कौन करता है, एनुअली, साल में से पब्लिश करता है जी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो आपको बताना करेक्ट है क्या स्टेटमेंट। सेकंड बोल रही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कैन इम्पोज पेनल्टी इफ ए कंट्री फेल्स टू मीट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट। देखो जी, जो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट हुआ था 2015 में, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, UNFCCC, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है जी, मतलब हर साल मीटिंग होती है इसकी, उसको ही बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इसकी मीटिंग हुई थी जी 21st मीटिंग 2015 में, 2015 में, उसमें पेरिस में हुई थी जी। ये फ्रांस में पेरिस है जी, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, पता होगा, कई बार हमने करंट अफेयर में रिवाइज किया जी। पेरिस क्लाइमेट डील हुई जी, उसका नाम पेरिस क्लाइमेट डील ही था। तो उसमें ये क्या रखा गया उसमें कि अगर कोई कंट्री जो नेशनली डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, कि अपनी कंट्रीज़ में क्या होता है, कंट्री इतना निर्धारित कर लेते हैं हम इतना कार्बन इमिशन रिड्यूस करेंगे, अगर कंट्री उसे फॉलो नहीं करता तो ये UNFCCC पेनल्टी लगा सकती है क्या कोई। आपको करेक्ट बताना जी कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है जी, दूसरी 1 और 2, और या दोनों इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट हैं जी, डी आंसर करेक्ट है। क्योंकि जी ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसे कौन पब्लिश करता है, इसे जर्मन वॉच करती है जी, हमने पढ़ा था जी इसे अपने करंट अफेयर में बहुत पहले। जर्मन वॉच ये एक NGO टाइप है जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी में इसका ऑफिस है जी, जब भी इसका नाम जर्मन वॉच है। ये गलत है जी, इसे यूनेप पब्लिश नहीं करता, जर्मन वॉच करती है। सेकंड इसलिए गलत है जी, कोई पेनल्टी नहीं लगा सकता अगर कोई कंट्री NDC फॉलो ना करे तो, UNFCCC कोई पेनल्टी नहीं लगा सकता। चलते हैं जी नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है, ए स्विफ्ट कोड समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। ये स्विफ्ट कोड है जी, समटाइम्स न्यूज़ में रहता है कुछ समय, मतलब न्यूज़ में रहता है कुछ टाइम। तो ये किससे रिलेटेड है ये बताना आपको, इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन से, पेमेंट गेटवे सिस्टम से, क्विक टोल प्लाजा, इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट से, या नन ऑफ द अबव। बताओ जी। ये जी इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है जी स्विफ्ट कोड, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो प्रीएम्बल है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा जी। करेक्ट फर्स्ट बोल रहा है, इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस इट्स इंसेप्शन। जब प्रीएम्बल जोड़ा गया जी उस तब से अब तक सिर्फ एक बार ही इसमें संशोधन किया गया है क्या। सेकंड बोल रही है, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का पार्ट नहीं है क्या प्रीएम्बल। थर्ड बोल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द प्रीएम्बल, जो संविधान है अपनी पावर कहाँ से लेता है, प्रीएम्बल से। तो ये करेक्ट है क्या, 1 1 3 2 3 1 2 3, बताओ जी कौन सा करेक्ट है। इसमें देखो जी, बिल्कुल तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, प्रीएम्बल से कैसे ले सकता है कॉन्स्टिट्यूशन पावर, क्योंकि प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती केस में 1973 में, 24 अप्रैल 1973 का केस है जी, केशवानंद भारती केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज तक का सबसे बड़ा केस माना जाता है, क्योंकि 13 जज बैठे थे जी इसमें।
तो इसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, तो सेकंड भी गलत हो जाता है और थर्ड तो बिल्कुल गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहाँ से लेता है? पीपल से लेता है जी, पीपल से। प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? हम भारत के लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। तो कहाँ से पावर लेता है संविधान? पीपल से, आप लोगों से, इंडिया के लोगों से पावर लेता है। तो ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट है जी इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, कौन कौन सी है इनकरेक्ट। पहली बोल रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। पहली बोल रही है फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। देखो जी, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, वो स्टेट पे क्या है, ये नेगेटिव माना जाता है इन्हें, क्योंकि स्टेट को रोकते हैं कुछ करने के लिए, प्रोहिबिट करते हैं। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। वेयर एज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो डीपीएसपी हैं जी, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, वो क्या करती हैं, वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेट को फैसिलिटेट करती हैं, स्टेट को कहती हैं भैया आप लॉ बनाओ, ठीक है, ये रोकती हैं लॉ बनाने से, फंडामेंटल राइट, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहती हैं लॉ बनाओ। तो ये सही है क्या? सेकेंड बोल रही है फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिक्वायर्स लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या करेक्ट है? फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, तो लॉ बनाना पड़ेगा। लेजिस्लेशन का मतलब है जी लॉ बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो आपको इनकरेक्ट बताना जी कौन सी है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड दोनों इनकरेक्ट हैं, या दोनों में से कोई सी भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सही है क्या दोनों करेक्टमेंट? तो आंसर डी हो जाएगा, डी ही आंसर है जी, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमें बतानी है इनकरेक्ट, गलत। इनकरेक्ट कोई सी भी नहीं है, नाइदर वन नाइदर टू, ना तो एक भी गलत है ना दूसरी गलत है, क्योंकि दोनों ही सही हैं। हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. This provision is found in, आपको ये बताना है, ये प्रोविज़न दी हुई है जिसमें कहा गया है कि इस आर्टिकल के जरिए जो क्या है, स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कोई लॉ बना सकती है, गवर्नमेंट कोई भी कानून रिजर्वेशन के लिए, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन के लिए लॉ बना सकती है। अगर कोई कम्युनिटी, कोई भी मान लो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो एडुकेटली मतलब सही तरीके से, मतलब उसके लोग गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट नहीं है, ना तो लोकसभा में, ना पार्लियामेंट में, ना आपके गवर्नमेंट जॉब में, उनकी कम्युनिटी के लोग बहुत ही कम हैं, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम है, तो उसकी वजह से लॉ बना सकती है। तो ये प्रोविज़न कहाँ पे दी गई है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दी गई है। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल राइट्स में, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अंडर पार्ट 7, मतलब पार्ट 7 में, जो पार्ट 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, उसके उसमें दी गई है क्या? या फिर एक्ट में 1993 का एक्ट है जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट, ये तो पता ही होगा जी, आर्टिकल फंडामेंटल राइट में जी, बी में आर्टिकल 16 में ऐसा कहा गया है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। मेनका गांधी केस, 1978 का मेनका गांधी केस है जी, सुप्रीम कोर्ट का। ये किस लिए जाना जाता है, ये बताना आपको, ये किस लिए जाना जाता है। देखो जी, अब दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट बोल रहा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन के लिए जाना जाता है। बी बोल रहा है स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या इससे रिलेटेड है कि मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उनमें बैलेंस बनाया जा सके। या सी एक्सपेंशन ऑफ राइट्स अवेलेबल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 21 में जो संविधान में जो राइट दिए गए अधिकार, उनका एक्सपेंशन किया था क्या सुप्रीम कोर्ट में इसने। या फिर सेटिंग पैरामीटर्स फॉर गवर्नर्स रूल इन ए स्टेट, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर रूल कैसे करेगा स्टेट में, उसके लिए कोई गाइडलाइंस दी थी क्या इस केस में। जी इसका आंसर है जी सी, जो आर्टिकल 21 है उसको एक्सपेंड किया था इस केस में। 1978 का ये फेमस केस है मेनका गांधी। इसमें बहुत सारे कहा था, जैसे कहा था राइट टू लाइवलीहुड इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ये भी फंडामेंटल राइट है। जैसे राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब इससे ही ड्राइव होके आए हैं जी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, 9 ही क्वेश्चन है जी आज, 10th नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर स्पेसिफिकली रिलेवेंट टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको ये बताना है
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन से पार्ट हैं जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण को क्या है, प्रमोट करते हैं। आपके है जी प्रियम्बल, फर्स्ट ड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको बताना जी कौन कौन से इसमें हैं जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। 15234, 145, 125। देखो जी प्रियम्बल है, करता है, उसमें लिखा सोशल जस्टिस, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। आपने प्रियम्बल याद किया हो तो लिखा है बिल्कुल। फर्स्ट ड्यूल में तो जी है ही नहीं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में कुछ भी नहीं है। थर्ड ड्यूल में भी नहीं है जी। फंडामेंटल राइट तो प्रमोट ही करते हैं जी, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, ये कैसे नहीं हो सकते। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो बिल्कुल है जी। तो 145 हो जाएगा जी, सी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक हमारे इतने थे जी, करंट अफेयर के टॉपिक और क्वेश्चन कंप्लीट हुए।